डॉक्टर बशीर बद्र का पुराना शेर है, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसीलिए भूल जाइए कि किसने किसे सबसे चालू पार्टी, धोखेबाज पार्टी कहा। फैक्ट ये है कि यूपी में मोदी के खिलाफ दोनों लड़के फाइनली एक हो गए हैं। 2024 की तस्वीर थोड़ी देर बाद दिखेगी, तब 2017 की तस्वीरें देखिए और समझिए कि सीन क्या है। तय ये हुआ है कि यूपी की 80 में से 63 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी अपने पास रखेगी और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। थोड़ी देर में दोनों पार्टियां इस डील का औपचारिक ऐलान कर देंगी। उसके बाद आप किसी भी वक्त अखिलेश यादव को राहुल गांधी की बस पर चढ़कर हाथ हिलाते देख सकते हैं। बदले में राहुल गांधी भी अखिलेश के साथ साइकिल पर चलाकर वोट मांगते दिखेंगे। इस डील में कुछ सीटों का एक्सचेंज भी हुआ है। वो कौन कौन सी सीटें हैं उस पर भी बात करेंगे। एक खबर यह है कि दो लड़कों ने तो डील बिगाड़ ही दी थी। वो तो एन वक्त पर प्रियंका गांधी ने बीच में आकर दोस्ती पक्की कराई है। इस डील से तीन चीजें साफ है। पहली कि इंडिया अलायंस यूपी में जिंदा है। दूसरी कि 80 सीटों पर अब चुनाव त्रिकोणीय होगा क्योंकि मायावती अब अलग थलग है। और तीसरी कि जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां उसे उतने में ही खुश होना होगा जितना क्षेत्रीय पार्टियां उसे दे सके। यूपी के तीन तरफा मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो लड़के यूपी में जीतेंगे कैसे, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ ब्रांड मोदी से नहीं है, मोदी के पीछे भी ब्रांड योगी भी है। दो लड़कों वाला प्रयोग 2017 में भी हुआ था जिसके नतीजे बहुत खराब रहे थे। तो इस बार लाइन लेंथ क्या होगी ये सभी जानना चाहते हैं। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है। सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। 17 तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इससे इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होगा। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यूपी में दो लड़के पार्ट 2, एक साइकिल पर बैठेगा, दूसरा हाथ के पंजे का सहारा बनेगा। देखते हैं क्या निकलता है बहस के अंदर। इसीलिए आज सबसे पहले वेलकम करूंगा राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनिल यादव जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और धीरेन्द्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। तो राजकुमार भाटी जी, साइकिल पर सवार हो गए राहुल गांधी जी, आज मुझे लग रहा है मिठाई भी खा रहे हैं इसी खुशी में। हाँ, आप मुहावरे की भाषा में आप कुछ भी कह लें, पत्रकारिता के मुहावरे अलग ही होते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि एक साथ आ गए और बहुत बढ़िया गठबंधन रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम करेंगे। भाटी जी कहाँ से लड़ेंगे? कोई सीट बताइए आपके नाम, आपकी भी चलाई जाए फिर। नहीं, मुझे पार्लियामेंट नहीं लड़ना है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। मैं असेंबली जरूर लड़ूंगा, इस बार भी लड़ा था, अगली बार लड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं दीपक जी, जो आप 2017 का बार बार जिक्र कर रहे हैं, 2017 के आधार पर इस चुनाव का आकलन करना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी, क्योंकि उस समय के मुद्दे और आज के मुद्दे बिल्कुल भिन्न हैं। और उस समय की जो समस्याएं हमारे सामने मुंह खड़ी थी वो सारी समस्याएं हल हो गई हैं। उस समय हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़े थे। और मैं इतना कह सकता हूं संक्षेप में इसके चुनाव के लिए कि 2017 में हमने जितनी विधानसभाएं जीती थी, कम से कम उतनी लोकसभा हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे इस बार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2017 की विधानसभा की संख्या से ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगा। कितनी जीतेंगे बताइए कोई आकलन राजकुमार भाटी? 63 आप लड़ रहे हैं, 17 कांग्रेस लड़ रही है। नहीं,
देखिए, जब जब कुछ लोग ये कहते हैं, कितनी जो दावा करते हैं, जैसे मोदी जी कर रहे हैं आजकल के 400 पार और 500 पार, वो सब एक मतलब हवाबाजी होती है, क्योंकि ज्योतिषी कोई नहीं होता। हम 80 की 80 सीटों पर गंभीरतापूर्वक 80 की 80 सीटें जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जितना जनता आशीर्वाद देगी, जितना जनता का सहयोग मिलेगा, जितना जनता का समर्थन मिलेगा। तो अब अखिलेश जी और राहुल जी साथ आ गए। प्रेम शुक्ला जी, 2 लड़के फिर साइकिल पे। मुबारक हो दोनों को, साथ दोनों को मुबारक हो कि साथ साथ आ गए। हम तो बहुत दिनों से उनको साथ साथ समझ रहे थे। 2009 से ही उनका रणनीतिक गठबंधन हो गया था, 2014 में भी उनका रणनीतिक गठबंधन था, 2017 में तो उनका घोषित गठबंधन था, 2019 में उनका रणनीतिक गठबंधन था। अमेठी रायबरेली की सीटों पर उन्होंने जो है प्रत्याशी नहीं उतारे थे समाजवादी पार्टी ने। तो इनके बीच तो लंबे समय से गठबंधन रहा है जी। अमर सिंह बताया करते थे, तहलका को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि किस तरह से सीबीआई को भेजकर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को धमकाया गया और कैसे जो है उनसे जब परमाणु समझौते पर वामपंथी दलों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो किस तरह से जो है उनका समर्थन जबरन लिया गया था। वो सब पुरानी बातें नहीं है, लोगों को ध्यान है। अभी भी विश्वनाथ चतुर्वेदी का मुकदमा जो है वो आज भी प्रलंबित है। तो इनके बीच तो बहुत पुराना गठबंधन और लठबंधन दोनों रहा है, कोई नई बात नहीं है। 2017 का सामने जिक्र ही, 2019 में जब समाजवादी पार्टी, बसपा, रालोद और कांग्रेस का रणनीतिक गठबंधन जब था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 51% जो है मतदान मिला था और हमको 64 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर विजय का परचम लहराएगा। 2 लड़कों का जोड़ा, किस तरह से खाट सभाएं जो है जब तक चली तब तक समाजवादी पार्टी के कुशासन के सारे किस्से सुनाए जाते थे, और फिर जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गुल हो गया, और फिर जो है कांग्रेस जो 28 सीटें विधानसभा में उसके पास 2012 में थी, वो 7 सीटों पर सिमट गई, और जो 225 सीटों के पास पहुंची हुई थी समाजवादी पार्टी, वो 50 सीटों के नीचे आ गई थी, हर किसी को पता है। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ता हूँ। राजकुमार भाटी जी, बड़े सीरियसली एक सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस अब चालू, चिरकुट और धोखेबाज पार्टी नहीं है? दीपक जी, अगर आप गंभीरता से पूछ रहे हैं तो गंभीरतापूर्वक आप ये भी विचार करिए कि इस देश की राजनीति को गठबंधन करना भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में है तो केवल गठबंधन के भरोसे पे है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए, फिर 5 साल के लिए, तीनों बात गठबंधन के साथ बने और समझौता करके झुक के गठबंधन हुआ। अपने मूल मुद्दे छोड़े, इनके जो मूल 3 मुद्दे थे इन्होंने तीनों छोड़ने का ऐलान किया। समझौता पत्र में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित किया था उसमें कहा हम ये मुद्दे अब कभी नहीं उठाएंगे। तो अपने मुद्दों से भी हटे, समझौते किए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां, कितनी पार्टियां हैं जो इनके साथ थी बाद में विरोध में हो गई, जो पहले विरोध में थी फिर इनके साथ हो गई। किस किस को गालियां बीजेपी के लोगों ने नहीं दी और किस किस ने बीजेपी को गाली नहीं दी। लोग जो ये कहते थे कि मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इन्हें भारत से बाहर भेजेंगे, वो आज इनके साथ हैं। जिनके लिए मोदी जी कहते थे कि इनका डीएनए चेक करने की जरूरत है, इनका डीएनए खराब है, वो आज इनके साथ हैं। तो ये बात है, पुरानी बात है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अंत भला तो सब भला। राजनीति में मतभेद और एक दूसरे के प्रति जो आक्षेप चलते रहते हैं। जब हम अलग होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, जब हम साथ आ जाते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये बीजेपी ने इस देश को सिखाई है और दिखाई है। इसलिए भाजपा के मित्र तो इस पर नई टिप्पणी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने जो शुरू में शेर बोला था कि दुश्मनी जम के करो मगर ये ख्याल रहे जब कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। तो ऐसी कठोर टिप्पणियां भी नहीं करनी चाहिए जो अपने ही गले पड़ जाएं, जो अपने लिए नुकसानदायक हो। ठीक बात कही राजकुमार भाटी जी, लेकिन चालू, चिरकुट और धोखेबाज ये मैंने नहीं कहा था, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, इसीलिए मैंने याद दिलाया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप भी तो उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए, और मैं साफ तौर पर आपको बता रहा हूं, वो है पलटू राम नीतीश कुमार। आज आप उनके साथ हैं। राजकुमार भाटी जी सही तो कह रहे हैं कि आप भी गठबंधन करने के लिए कुछ भी कर रहे थे। क्यों भाटी जी, सही है ना? जी
देखिए हम तो गठबंधन की राजनीति करते ही रहे हैं भाई। पहला इस देश का जो राष्ट्रीय जो राजनीतिक गठबंधन बना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में बनाया था, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीए, पहली बार। ना उससे पहले मुस्लिम लीग के साथ बनाया जो है, उससे पहले भी मुस्लिम लीग के साथ बनाया था, बाद नहीं उसके साथ नहीं बना था, झूठ है आपका। उससे पहले मुस्लिम लीग के साथ कभी नहीं बनाया था, कभी नहीं बनाया था, झूठ है आपका। इतिहास ठीक से पढ़कर आए बाकी कौन मानेगा? वो मुलायम सिंह यादव की तरह थोड़े हैं कि आर्य समाज में जो है जब थे तो इस्लाम के विरोध में बातें करते थे। मुलायम सिंह यादव का पूर्ववर्ती इतिहास ये है, आर्य समाजी होने के नाते जो है वो सत्यार्थ प्रकाश को मानते थे, काबा को मंदिर मानते थे, बाद में बाबरी के लिए लड़ने लगे। ये मुलायम सिंह यादव का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इतिहास नहीं है। 1967 में सम्मिश्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी, आपकी सरकार ने पद्म विभूषण दिया उन्हें, आदर के साथ नाम लेना चाहिए आपको। देखिए तो अब देखिए तो अजीब है, मेरे को सुन रहा था भाटी जी इतना जो है आपका रक्तचाप अपनी सरकार के निर्णय के मैं तो आपको सुन रहा था ना शांति से, रक्तचाप नहीं बढ़ रहा। हाँ एकदम साथ है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार भी 2003 में अटल जी की कृपा से बनी थी, नाम लेते हैं। मैं यही बता रहा हूं, सुन लीजिए अब आप ना, दीपक जी उस बात के साक्षी हैं। आदरणीय अटल जी की कृपा से ही मुलायम सिंह यादव पहली बार जो है, दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सीएम बने थे। पहली बार तो गठबंधन वाला था, दूसरी बार जो है बसपा के साथ थे और हटा दिए गए तो चीरहरण करना पड़ा था उनको सुश्री मायावती का, और तीसरी बार जो है जो बसपा तोड़ी थी तो आदरणीय अटल जी का आशीर्वाद था उनके ऊपर। ये हर किसी को पता है, ये भी याद रख लीजिए। और हमने सीबीआई का डंडा जो है मुलायम सिंह यादव जी को नहीं दिखाया था। श्रीमती सोनिया गांधी ने जितनी बेइज्जती की मुलायम सिंह यादव जी की, कि मुलायम सिंह यादव जी 2019 के चुनाव के पहले संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की शुभकामना देकर गए थे। यह भी याद कर लीजिएगा आप। और हम तो गठबंधन बनाते रहे और अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान भी करते रहे हैं। 303 सीटें आने के बाद भी अपने गठबंधन के साथियों को मंत्री पद से नवाजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। सीबीआई का डंडा लेकर जो है जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित किया गया, किसी को हमने अपने गठबंधन के साथियों को अपमानित नहीं किया है। और 99 से लेकर 2008 तक सपा और कांग्रेस के बीच में किस स्तर की बातें हुई हैं उसको हम टेलीविजन पे कह नहीं सकते भाटी जी, हर कोई जानता है उसको। और दीपक जी उस काल के जो हैं प्रमुख पत्रकारों में रहे हैं, उसकी अमर सिंह के बीच में सहारा श्री, मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन, चंद्रबाबू नायडू, ये सब मिलकर श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में क्या बातें करते थे और श्रीमती सोनिया गांधी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या बातें करती थी। इतने निम्न स्तर की वार्ता कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी साथी के बारे में कल्पना भी नहीं की है। तो कृपा करके जब इतिहास खोलेंगे आप तो आपको उस इतिहास में निश्चित तौर पर जो है श्रीमान अखिलेश यादव को अत्यंत शर्मिंदा होना पड़ेगा। ठीक है, अनिल यादव जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? बोलो 10 सेकंड। कुछ पुराने पन्ने केवल राजकुमार रोटी जी बिल्कुल ले लीजिए। अनिल भाई ने हाथ उठाया था इसलिए मैं उनके पास जा रहा था। आप 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी का हाहाकार देख के लोग समझ गए होंगे कि तीर निशाने पे लगा है। कितनी पीड़ा, कितनी बौखलाहट, कितना सदमा, कितना दुख, कितना आक्रोश प्रेम शुक्ला को है आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आने से। आपको याद दिला रहा हूं सत्य। जय श्री राम हो गया काम, सत्य याद दिला, जय श्री राम हो गया काम। ऐसा ना बोलिए जय श्री राम के साथ, ऐसा ना बोलिए। तो होता रहेगा, बाबरवादियों की छाती पर हो गया है। अब आप जय श्री बाबर बोलने की स्थिति नहीं है। हम तो जय श्री राम तब भी कहते थे। आपकी बौखलाहट देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। ठीक है अनिल यादव जी, पीड़ा देख के मुझे खुशी मिल रही है। कोई भी समझ सकता है दर्शक। अनिल यादव जी देखिए, गठबंधन समझ सकता है बौखला कौन रहा है। गठबंधन में क्या होता है? अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को चालू कहा, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को चिरकुट कहा, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा, कमलनाथ जी ने उनको अखिलेश वखिलेश कहा, फिर भी अलायंस हो गया। देखिए ये तो पुरानी बातें हैं और इस पे कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है और कई बार आपसे ये बात हुई है कि भाई शीर्ष नेतृत्व गठबंधन पर बात कर रहा है और जल्द ही जो नतीजे हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव आएंगे और ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा परेशानी तो मीडिया के लिए हो रही होगी, क्योंकि लगातार कोशिश ये की गई कि भाई इस गठबंधन में कैसे भी खटास पड़वाई जाए। मैं और मेरे सहयोगी प्रवक्ता जितने भी हैं सबने टीवी पे आकर ये कहा कि भाई बिल्कुल सब चीज ठीक है, लेकिन मीडिया ना तो हमारी बात सुनता है, ना समझता है और ना ही दिखाता
आता है। लेकिन खैर, क्योंकि अब गठबंधन फाइनल हो गया है और आप, क्योंकि आपकी बात सुन रहा था और आप कह रहे थे कि यूपी में योगी ब्रांड है, भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो कैसा ब्रांड है जहां पर आरओ और एआरओ के पेपर बच्चों के लीक हो जाते हैं। जिस प्रदेश में अगर 60,000 भर्ती निकलती है तो आपको पता भरने वाले कितने हैं? 50 लाख बच्चे भरते हैं उस एग्जाम के लिए, पेपर फॉर्म भरते हैं। आप इससे बेरोजगारी का आलम समझिए और सरकार की नाकामी देखिए कि वो पेपर भी वो भी लीक हो जाता है, वहां पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप क्योंकि योगी ब्रांड की बात कर रहे थे, ये वही योगी ब्रांड है जिसमें एनसीआरबी के मामले में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 में उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। ये है योगी ब्रांड, या वो योगी ब्रांड है जिसके लिए कुलदीप सेंगर जब बलात्कार करते हैं किसी बच्ची का, तो वो मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयत्न करती है जिससे कि उसकी एफआईआर लिखाई जाए। यह है योगी मॉडल आपका, यह है ब्रांड योगी। ऐसा प्रदेश जहां कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कोई ना रोजगार की चर्चा हो रही है, ना कोई इकोनॉमी पे बात हो रही है, तो ये किस बात की ब्रांड योगी है? जहां तक मैं आपको बताता हूं, देखिए जो भी व्यक्ति इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है, आज वो उस गठबंधन से खुश है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको दिखाई भी देगा। एक 10 सेकंड और एक बात कहना चाहता हूं। आज सवाल 10 सेकंड और दीजिए। देखिए आज सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि ये जो इन्होंने जबरदस्ती ईडी सीबीआई के बलबूते पे जो गठबंधन बना रखा है उसकी क्या स्थिति है? क्या यूपी में राजभर की सीटें डिसाइड हो पाई? जयंत चौधरी को क्या मिलेगा पता चल जाएगा? अनुप्रिया पटेल किस तरफ रहेंगी, कौन सी सीट से लड़ेंगी, ये बताएं। महाराष्ट्र में बताएं, तमिलनाडु में बताएं, कर्नाटक में बताएं, बिहार में बताएं, किसी राज्य में तो बता दें जहां पर इनका गठबंधन फाइनल है। नहीं भाई, बस 400 पार। और एक और बात बता रहा हूं, जब आप 400 पार कहते हो ना तो आप जनता का अपमान करते हो, क्योंकि 400 पार आएंगी या 40 रह जाएंगी ये जनता डिसाइड करेगी, हम और आप नहीं। चलिए अनिल भाई, जनता आपकी भी बात सुन रही है, प्रेम शुक्ला जी की बात सुन रही है, भाटी जी की बात सुन रही है और धीरेन्द्र कुमार जी की बात सुनेगी। धीरेन्द्र कुमार जी क्या कहेंगे बताइए? योगी तो कोई ब्रांड है ही नहीं, मोदी भी कोई ब्रांड नहीं है, 400 पार कह के जनता का अपमान हो रहा, बताइए धीरेन्द्र जी। दीपक जी, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि 100 फ्यूज बल्ब को अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो वो वेपर लैंप नहीं हो सकता, वो फ्लड लाइट थोड़ी बन जाएगा। और ये तो 2017 में किया हुआ प्रयोग है, और वो भी 17 नहीं बोलिए ना 16। अभी बनारस से कौन लड़ेगा ये भी अभी बता दूं कि इन लोगों के बीच में जिच बनी हुई है कि समाजवादी बोल रही है कांग्रेस को, कांग्रेस बोल रही है समाजवादी को। और ये लड़ाई जीतने के लिए थोड़ी हो रही है, ये तो सीटों का बंटवारा जमानत की राशि बचाने की हो रही है दीपक जी, कि जमानत की राशि 17 ऐसे सीटों को इन्होंने चयन किया है और वही सीटें कांग्रेस को पकड़ाई गई है जिस पर आज तक परफॉर्मेंस समाजवादियों का रहा ही नहीं है। तो इनके पास तो लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। कांग्रेस की स्थिति आपने देख लिया अभी 2 ही दिन पहले दीपक जी, कि वहां पे जा रहे थे तो पता नहीं, हम तो भाजपा के प्रवक्ता प्रेम भाई से पूछना चाहते हैं कि इनके राहुल जी के लिए कौन सी सुरक्षा व्यवस्था की गई है भाई, कि लोग ही नहीं रहते, खुद ब खुद सड़कें सैनिटाइज हो जाती है। हमारे नेता को भी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार ने दी है, हजारों लोग फिर भी साथ में चलते हैं। इतनी बड़ी यात्रा को पूरा कर रहे हैं राहुल जी और कहीं पे लोग नहीं दिखते हैं, तो इस गठबंधन से होना जाना क्या है? ये तो सबको देखा हुआ है। और इसी गठबंधन को यूपी के लोग भी देख रहे हैं कि यही राम मंदिर का जब हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, उस समय इसी गठबंधन को आगे कर करके किसी ने राम मंदिर आने का काम नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसको भूल गए हैं क्या? इनकी पुरानी जो चाल चित्र है समाजवादियों की, अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है। कम से कम बुलेट ट्रेन नहीं, वंदे भारत चल रहा है। लेकिन आपके जमाने में तो युवाओं के हाथ में तो बुलेट दिया करते थे, कहीं वही बुलेट की बात तो आप नहीं कर रहे हैं। जब आजम खान की भैंस को वहां की पुलिस खोजती थी, ये कानून व्यवस्था का राज रहा था। इससे दोनों का टेस्टेड है दीपक जी, कहीं कुछ होना नहीं है। और पीडीए का नारा, दीपक जी 10 सेकेंड, पीडीए का नारा हमारे समाजवादी के मित्र लगा रहे हैं आजकल, एक नया वर्ड लाए, पीडीए पीडीए पीडीए। जो बंगाल में हुआ है घटना घुरी है दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, उस पर देखिए एक लाइन किसी से नहीं बोला, भाटी जी कांग्रेस ने बोला है ना इनके नेता ने बोला है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ राजकुमार भाटी जी, उस पर इंडिया गठबंधन खामोश क्यों है? यहीं से बहस को आगे बढ़ाता हूं। चलिए राष्ट्रीय और व्यापक मुद्दे पर आ जाते हैं। मणिपुर आपने बहुत किया, लेकिन संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ एक पार्टी कार्यालय में बलात्कार के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने लगाए हैं, महिलाओं ने भी लगाए। महिलाएं बीजेपी की, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इस पर इंडिया अलायंस खामोश क्यों है? और अनिल यादव जी, इसके बाद मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। भाटी जी, संदेश खाली की शिकायत जिस दिन सामने आई उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान मीडिया में आया कि हम इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं,
किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस गंभीरतापूर्वक इसकी जांच कर रही है। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 1-2 लोग यही बात तो योगी हाथरस के टाइम पे कहते थे, तब तो बड़ा हल्ला मचाते थे ना। हाथरस के टाइम पे ये कहां कहते थे? क्या बात कर रहे हैं? पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की थी हाथरस के टाइम पे? भाटी जी, पुलिस लगातार अभियुक्तों को बचाने के लिए उस समय खड़ी थी डंडा लेके, और बेटी के परिजनों पर लाठियां चलाकर रात को 2 बजे उसे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया था। और हाथरस में जो पत्रकार घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें जेल भेजा जा रहा था। एक पत्रकार तो 11 महीने बाद छूटा, यूएपीए लगाया गया उस पर। हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठियां चलाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने। जो जयंत चौधरी अब उधर ही जाने की बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां फटकारी गई। हाथरस में तो नंगा नाच हो रहा था, और डीजी आके कह रहे थे मीडिया के सामने कि ना कोई रेप हुआ है ना कोई मर्डर हुआ है। और फिर बाद में दोनों चीजें सिद्ध हुई कि गैंग रेप भी हुआ और मर्डर भी हुआ। दोनों चीजें सिद्ध नहीं हुई भाटी जी, पुलिस का रोल अलग था। हाथरस में दोनों चीजें सिद्ध नहीं हुई। जी जी, कोर्ट का जजमेंट पढ़ी है? नहीं, आप चार्जशीट पढ़िए उसकी। जो चार्जशीट में तो जजमेंट की बात कर रहा हूं सर, फास्ट ट्रैक ट्रायल में था केस। तो पहले पुलिस ने तो बिना जांच करे ही कह दिया था। जजमेंट में तो कई बार गवाही नहीं पड़ पाती है, सबूत नहीं मिल पाते हैं। अब तो गजब बात करते हैं भाटी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संदेश खाली हाथरस एक नहीं है प्रेम शुक्ला, संदेश खाली और हाथरस एक नहीं है। देखिए ममता जी ने कितने उससे ऐलान कर दिया है कि सब पकड़े गए। जी जी, देखिए दीपक जी, इसी से आपके समझ में आ जाएगा कैसे दोहरे मानदंड हैं। कल ही कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा है कि संदेश खाली में एक जो है शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार वहां की दलित महिलाओं के अस्मत के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। एक शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई करने की ना तो हिम्मत है ना उनके पास उसकी क्षमता है कि एक शाहजहां शेख को पकड़ लें, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। और जबकि हाथरस में बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला भी आ गया। ये दोनों का अंतर देख लीजिए। ये हाथरस पर इनको चिल्लाटा, और ये कौन लोग हैं भाई? भाटी जी, गायत्री प्रजापति 2022 के चुनाव में जो बलात्कार के कन्विक्ट है, ये सिर्फ बलात्कार के आरोपी अभियुक्त नहीं है, उनको कोर्ट ने सजा दी है। वो सजा याफ्ता जो है समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय हो जाता है। बुलंदशहर में बलात्कार होता है और श्रीमान आजम खान, जिनकी भैंसें चोरी होने पर पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो भैंसें पकड़ने के काम में लग जाती है, वो श्रीमान आजम खान कहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए बुलंदशहर में गलत किस्से चलाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्ट्रिक्चर पास करता है। ये आपकी सरकार थी। और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव वो कहते हैं कि बलात्कारी छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक पत्रकार जो है श्रीमान अखिलेश यादव से पूछ लेती बलात्कार के मामले में, तो अखिलेश यादव की जो है अभद्रता का आलम यह होता है कि वो कहते हैं कि आपके साथ तो बलात्कार नहीं हुआ ना। तो ये बलात्कार पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खां, गायत्री प्रजापति, ये सब मैंने चंद उदाहरण आपको दिए हैं, ज्यादा उदाहरण नहीं है। और ये सब उदाहरण अभी भी जनता की स्मृतियों में ताजे हैं। और ममता बनर्जी के जिस तरह से कि लड़कियां पहले से चुन ली जाएंगी, बहुओं को चुन लिया जाएगा, बेटियों को चुन लिया जाएगा, उनको कार्यालय बुलाया जाएगा, उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, और ममता बनर्जी पहले ही दिन जो है शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे देंगी। साहब ये मुगलिया काल है क्या कि मुगलों को जिसकी लड़कियां अच्छी लग जाएंगी उसको जो है उसकी डोली उठा ली जाएगी? ये भाई लोकतंत्र है भारत का। अगर आप लोगों को लगता है, सपाइयों को और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेसियों को, और अभी कांग्रेस के मित्र अनिल यादव कह रहे थे भाजपा के बारे में, माधवन को पहचानते हैं क्या मित्र? दीपक जी जरूर जानते होंगे, श्रीमती सोनिया गांधी के सहयोगी हैं। और बलात्कारी माधवन से जो है इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है गांधी परिवार को? ये तो नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते बलात्कार की दुकान खोल ली आपने। और जो है गौतम आपके जो है किस तरह से राजस्थान में सिर्फ बच्चों को बुला बुलाकर, किस तरह से आपका मंत्री, राजस्थान का मंत्री किस तरह से बच्चों को बुला बुलाकर बलात्कार करता था, और उसको अशोक गहलोत की सरकार संरक्षण देती थी। अशोक गहलोत की सरकार में आदिवासी और दलित महिलाओं पर बलात्कार होता था। श्रीमती प्रियंका वाड्रा
वो रणथंभ और जाकर अवकाश बनाती थी, लेकिन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए चुप्पी साध जाती थी। ये आपके जमाने की ये स्थिति। और कर्नाटक में अभी कर्नाटक हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आपकी सरकार ने ऐसा कुकृत्य किया जो महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण से भी अधिक बीभत्स था। दलित महिला को बलात्कार करके बलात्कारियों ने पूरे गांव में नंगा परेड कराया और आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो आपका महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का किस तरह का रवैया है, ये देश भली भांति जानता है। ठीक है अनिल यादव जी, आपका जवाब। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा योगी ब्रांड नहीं है, तो फिर 2019 में 63 सीटें कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी की? इसके अलावा अगर योगी ब्रांड नहीं है तो 2022 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आप हारे हैं, आपकी तो मतलब माशाल्लाह इस इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो कांग्रेस की हाल ही के दशक में कभी नहीं थी। अब तो कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई, अगर ये कहा जाए उत्तर प्रदेश से, तो गलत नहीं होगा विधानसभा की स्थिति को देखते हुए। दीपक जी मैं बताता हूं, दीपक जी जब जनता जब आपको जनमत देती है ना, और जितना जबरदस्त जनमत देती है उतनी ज्यादा उम्मीदें भी आपसे रखती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार बहुमत की सरकार दी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन धरातल पर क्या मिल रहा है? क्या जो मैंने आंकड़े बताए वो झूठे हैं? क्या पेपर लीक नहीं हुए हैं? क्या 50-50 लाख लोगों के परिवार नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं? मैंने झूठ थोड़ी बोला। और क्योंकि देखिए बात हो रही थी महिला उत्पीड़न पर बात हो रही थी, देखिए मैं समझता हूं कि इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि मैं ये गिनवाऊं कि भाई कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक थे और नहीं, उन पर FIR तक नहीं लिखी जा रही थी, सीबीआई को बीच में आना पड़ा। बृजभूषण शरण सिंह कौन सी पार्टी के MP आप बेहतर जानते होंगे, जिसके लिए जो बेटियां देश को मेडल दिला के लाई, उन्हें दिल्ली में सड़कों पर घसीटा गया, वो सिर्फ न्याय मांग रही थी। और जो इनकी पार्टी के एक विधायक हैं गोंड, वो उन पर एक माइनर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा, साबित हुआ और उनकी सदस्यता भी गई है। ये बीजेपी की कहानियां है। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं भी उत्पीड़न का मामला हो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि ये राजनीति क्यों हो रही है? देखिए क्या होता है, जब संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पार्टी से ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर NCW की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, जब मणिपुर की घटना हुई हमने उस पर भी आवाज उठाई, हम उस पर चुप नहीं हुए। हमारे तो राहुल गांधी जी भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार संसद में भी बोलते रहे कि भैया मणिपुर पे कब बोलेंगे PM साहब, और PM साहब छोड़िए NCW की चेयरपर्सन तक चुप रही। वो आज वेस्ट बंगाल जाती है, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप जाइए, आप वहां पर मांग भी करिए, लेकिन आप मणिपुर पे नहीं बोलेंगे और बंगाल पे बोलेंगे तो आप पे प्रश्न उठेंगे। आप उत्तर प्रदेश पे नहीं बोलेंगे और बंगाल पे बोलेंगे तो आप पे प्रश्न उठेंगे। आप ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में भी गलत हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देना चाहिए, और आप ममता जी के लिए भी जब अगर ये बात कहेंगे तब हम आपका समर्थन करेंगे कि भाई आप दोनों जगह जेन्युइन बात कर रहे हैं। ममता जी को इस्तीफा देना चाहिए सिर्फ इस घटना के बाद। अनिल यादव कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कहेंगे? ममता जी को इस्तीफा देना चाहिए संदेशखाली के बाद? क्या मैं NCW का चेयरपर्सन हूं? क्या मैं सरकारी पद पर बैठा हुआ हूं? मुझे बताइए। आप मुझे और सरकारी पद पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सुन लीजिए मेरी बात, जिसकी TMC एक मेंबर है। क्या ममता बनर्जी को अपना पद नहीं छोड़ देना चाहिए संदेशखाली और हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद? मैंने आपको 4 उदाहरण उत्तर प्रदेश के दिए। मुझसे पहले राजकुमार भाटी हाथरस का जिक्र कर रहे थे, जहां जयंत को भी लाठी पड़ी और जहां पर बच्ची का जबरन शरीर जलाया गया। वहां पर एक बार आप प्रेम शुक्ला से पूछ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो एक घटना बता रहे, मैंने 4 घटना गिनवा दी। 4 घटना पे 4 बार इस्तीफा मत कहलवाइए, 2 बार नहीं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल यादव जी ये कह रहे हैं, हालांकि वो ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं उन पर योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी को दोगलापन कहते हैं अनिल जी। और माधवन पर आप बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, कल कांग्रेस कान पकड़ के बाहर निकाल देगी आपको। आपकी हिम्मत हो तो कहिए बलात्कारी माधवन को इस्तीफा भी नहीं मांग रहा हूं मैं, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। हिम्मत तो हमने देख ली जब भाजपा के दुकान वाले के खिलाफ मांग ली। आप और हम तो छोड़िए जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बृजभूषण शरण सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमने हिम्मत तो इससे देख ली। इतना रक्तचाप बढ़ना ठीक नहीं है। भाई बृजभूषण शरण सिंह से आप लोग क्यों डरते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों डरते हैं? अरे आप तो बड़ा ईमानदार हैं, बोलना चाहिए। आप कहिए कि उनको अगली बार टिकट नहीं देंगे। अब ये देखिए, अब इनके बृजभूषण शरण सिंह को आप लोग इतना डरते क्यों हैं भाई? कहिए ना कि अगली बार टिकट नहीं देंगे, चिल्लाएंगे। कहिए एक बार टिकट नहीं देंगे। FIR दर्ज हुआ और पॉस्को गलत ये भी सिद्ध हुआ
कहिए कि माधवन से कहिए कि अगली बार टिकट नहीं देंगे। श्रीमती सोनिया गांधी तो महिला है ना, कहिए कि श्रीमती सोनिया गांधी नहीं देंगे। इतना बलात्कारी से क्या जवाब नहीं दे रहे हैं? अरे बताइए ना मुझे, बलात्कारी माधवन के प्रति श्रीमती सोनिया गांधी अपने जनपद में बलात्कार की दुकान खोल कर क्यों बैठ गई है? भैया मैं तो इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा अभी सुन लीजिए दीपक जी एक मिनट सुन लीजिए। दीपक जी अजीब आदमी है। ऐसे नहीं मित्र 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। इन्होंने अभी खुद माना कि बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर हो चुकी है। चलिए उत्तर देने आप बोलिए। एफआईआर किया आपका, तो मैं बता रहा हूं कि आपने माधवन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? श्रीमती सोनिया गांधी के सहयोगी के रूप में आज भी माधवन खड़े हैं, उनको 10 जनपद में विशेष तौर पर जो है बैठाने की व्यवस्था की गई। और सुनिए, संदीप सिंह ने एक गाजियाबाद अब सुन लीजिए मेरा जवाब, अब सुन लीजिए मेरी जवाब, अब मेरा जवाब सुन लीजिए भाई। अब ऐसे थोड़ी होगा, शाम तक आप ही थोड़ी बोलेंगे। उसकी छेड़खानी कीजिए, सुन लीजिए। दीपक जी अगर शाम तक यही बोलेंगे तो आप बता दीजिए। अरे आप बीच में अनिल जी उनको कंक्लूड करने दीजिए। मैंने इसलिए 90 सेकंड का टाइमर लगाया, लेकिन आप समय की मर्यादा सब लोग मान ही नहीं रहते। प्रेम शुक्ला जी आप कंक्लूड करिए, उसके बाद अनिल यादव जी। मैं समय की मर्यादा मेरे बीच में लगातार बोल रहे हूँ। नहीं अनिल यादव प्लीज बीच में नहीं बोलिए। संदीप सिंह जो है उनके खिलाफ एक जो है पिछड़े समाज की कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने छेड़खानी का आरोप लगाया, लेकिन जो है श्रीमती प्रियंका वड्रा संदीप सिंह जैसे महिला उत्पीड़न की दुकान को साथ लेके चल रही हैं। असम की इनकी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा श्रीनिवासन के खिलाफ आरोप लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई आरोप लगाने वाले के खिलाफ, लेकिन जो छेड़खानी करने वाला था उस पर नहीं हुआ। और इनके जानकी वल्लभ पटनायक जो है चीफ मिनिस्टर थे, उन पर जो है अपने कार्यालय में एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बलात्कार करने का आरोप लगा, उनको गवर्नर बनाकर भेज दिया। ये तो आपकी स्थिति है साहब, आप बलात्कार पर बात कर रहे हैं। जवाब अनिल यादव जी आपका। तो अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा। देखिए अभी इन्होंने भी खुद माना कि बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर हो गई है। मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि आप मानते हैं वो दोषी हैं और एफआईआर भी हुई है, तो क्या आप कह सकते हैं कि अभी आने वाली सूची में बृजभूषण शरण सिंह को आप लोग टिकट नहीं देंगे लोकसभा का? अभी यही से पता चल जाएगा। उस पर पॉस्को का झूठा मामला भी सिद्ध हुआ। नहीं बताइए, पॉस्को का मामला देंगे या नहीं? अब सिद्ध हुआ कोर्ट में। अब ये बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। पॉस्को का मामला झूठा सिद्ध हुआ, इस पे जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कांग्रेसी कैसे झूठा मामला बनाते हैं, ये सिद्ध हुआ उस मामले में। सामने पॉस्को का मामला झूठा सिद्ध हुआ है तो सामने है जी। मैं आपके कहने से चुप रहा। पॉस्को का मामला कोर्ट ने माना झूठा था। आपको इनको चुप कराइए। नहीं मेरे बीच लगातार बोले थे मित्र, अभी तो जरा थोड़ा बोल दिया तो मिर्ची लग गई। अब आपको मेरे बीच लगातार आप जो है चिचिया रहे थे, मैंने सिर्फ एक फैक्ट रख दिया तो बड़ा बुरा लग गया आपको। अनिल यादव जी ने कुछ बातें कही थी और प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब दे रहे थे। प्रेम शुक्ला जी आपने कंक्लूड, अनिल भाई आपने कंक्लूड कर लिया था, प्रेम भाई ने कंक्लूड कर लिया था। देखिए मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने हम पर आरोप लगाए वो बेबुनियाद हैं। आपकी सरकार है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और जहां तक क्योंकि आप गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि देखिए आज जब ये डिक्लेयर हो गया है तो अभी से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज जो भी व्यक्ति इस शासन से परेशान है, त्रस्त है, वो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देगा और उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन जीत के जाएगा। मैक्सिमम सीटें। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? जी देखिए, बाबरवादियों का गठबंधन हुआ है कि राम मंदिर बनने पर जिन्होंने श्री राम लला की मंदिर को अटकाने लटकाने भटकाने का दुष्कर्म किया था, जो वहां बाबर की मस्जिद बनाने का एक पार्टी ने जो है संसद में संकल्प लिया था, दूसरी पार्टी जो है आखिरी पल तक जो है 2017 तक समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मामलों का ट्रांसलेशन तक नहीं भेज रही थी कि इस पर फैसला ना आ जाए। और आज जिन लोगों ने श्री राम लला के विराजमान होने के निमंत्रण को ठुकराया, ये सारे बाबरवादी मतों का विभाजन ना हो जाए, इसके लिए वो गठबंधन कर रहे हैं। तो सारे उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि श्री राम लला को मंदिर में विराजमान होते देखकर बाबरवादियों को कितनी पीड़ा हुई है। वो सारे बाबरवादी एक हुए हैं और बाबरवादी मतों का विभाजन रोकने का एकमेव प्रयास है, जो निश्चित तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में जय श्री राम की पताका जिस तरह से गगनचुंबी लहरा रही है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विजय की पताका भी 80 की 80 सीटों पर
लहराएगी और गगनचुंबी लहराएगी। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के पास। राजकुमार भाटी जी, गठबंधन तो हो गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा अनिल यादव जी कुछ कह रहे हैं। अनिल यादव जी कह दीजिए अपनी बात, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। मेरे पास आप दोनों के लिए एक सवाल है। वो देखिए, वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यदि आप इतने मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो ओम प्रकाश राजभर जो लगातार, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी खराब भाषा में किसी ने बात नहीं करी जितनी ओपी राजभर ने की है। योगी जी के लिए तो पता नहीं क्या क्या कहा है, गोरखपुर मठ में बैठा के आऊंगा और पता नहीं ना जाने क्या क्या। यदि आप मजबूत है तो भैया ओपी राजभर की गालियां काहे सुन रहे हैं? काहे आप उन्हें गठबंधन में लगातार हाथ जोड़े फिर रहे हैं कि भाई कैसे गठबंधन में आ जाए? अनुप्रिया पटेल भी आप लगातार अलग जाए जा रही हैं, और क्यों आपको जयंत जी को तोड़ने की जरूरत पड़ी यदि आप इतने मजबूत हैं? उत्तर प्रदेश में चारों कोनों में 4 जगह इन्हें गठबंधन की जरूरत हो रही है, लेकिन अगर हमारा गठबंधन हो जाए तो हमें कमजोर साबित कर देंगे। देखिए हकीकत क्या है, टीवी पे आप कुछ भी दिखा लीजिए, इनके पास भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का अवैध पैसा है, टीवी पे कुछ भी चाहे चलवा सकते हैं, मीडिया में कुछ भी चाहे दिखवा सकते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति यह है कि आज एक एक आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और उत्तर प्रदेश में जो चरम सीमा पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रखी है उससे त्रस्त है। और इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इंडिया गठबंधन धीरेन्द्र कुमार जी से लूंगा। अब अनिल भाई रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी मुझे बताइए, आप भी छोटी पार्टी है, काहे बीजेपी ने आपको साथ ले रखा है, बताइए। देखिए आपकी तो ये मुद्दे बंगला जला दिया, भाटी जी की पार्टी बोलती है, यादव जी की पार्टी बोलती है कि आपकी तो बंगले में आग लगा दी। हमारे बंगले में आग नहीं लगी है, आग तो इन लोगों के बंगले में लगी है। और हमारी पार्टी छोटी है, विचार बड़ा है, राष्ट्रवाद पे काम करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। उनकी इकाई छोटी जरूर हो सकता है, हमारे नेता के साथ जनमत है बिहार में आकर देखने का कि चिराग जी कहीं भी चलते हैं तो 10,000 लोग चलते हैं, लेकिन ये जो न्याय के यात्री हैं इनके साथ एक लोग नहीं रहते हैं। और ये तो दोनों 2017 के डिफ्यूज नेता हैं और 2024 में कंफ्यूज नेता है। जो 2017 में ही डिफ्यूज हो चुका है वो कंफ्यूज अब होके दूसरे को, इससे बढ़िया होता कि ये यात्री न्याय देने के लिए अगर उन बहनों के पास बंगाल में चले जाते तो शायद उन बहनों को न्याय मिलती। तो न ये न्याय किसी को दे सकते हैं और न इनको न्याय मिल सकती है राहुल गांधी जी को। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। और ठीक है धीरेन्द्र भाई, एक क्विक सवाल मैं सबसे लेता हूं, मुझे बताइए राजकुमार भाटी जी, जल्दी से बताइए। अखिलेश जी ने कहा था, डिंपल जी ने कहा था कि हम राम मंदिर जाएंगे राम मंदिर अखिलेश जी चुनाव से पहले? नहीं, क्यों नहीं जाए? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव से पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, लेकिन बिल्कुल जाएंगे। मंदिर जाने में कोई आपत्ति थोड़ी है, जाते नहीं है वो मंदिर, जाते भी रहते हैं। नहीं, राम मंदिर जाने की बात कर रहा हूं ना सर, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार राम मंदिर जाएंगे तो मुसलमान वोट नहीं देंगे। हाँ, राम मंदिर नहीं, ऐसा कुछ इस देश में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो मुसलमान अपनी मस्जिद में अपनी नमाज पढ़े, हिंदू अपने मंदिर में पूजा करें। मैं यही सवाल अनिल यादव जी से पूछता हूं। अनिल यादव जी, चुनाव से पहले प्रियंका जी या राहुल जी मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से परमिशन लेके जाएंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं सर, हमारा जब मन करेगा तब जाएंगे, किसी को बता के थोड़ी जाएंगे। और मुझे बताइए, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या कि इनकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? ना मीडिया को बता के जाएंगे, ना ही आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इजाजत लेके जाएंगे। जब मन करेगा तब जाएंगे। अभी काशी विश्वनाथ कौन गया था? राहुल गांधी जी गए, क्या किया इन्होंने? कैमरे की परमिशन तक कैंसिल कर दी, फोटोज तक नहीं दिए। कभी जनता को यह पता चल जाए कि राहुल गांधी भाई काशी विश्वनाथ के दर्शन कैसे? ठीक बात है ना, ठीक बात है। परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल। अनिल भाई एक मिनट, राहुल जी नहीं बोलते कैमरा लेके नहीं जाना चाहिए मंदिर में, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो अब तस्वीर नहीं निकल के आई तो उस पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? मोदी जी तो कैमरा लेके मंदिर जाते हैं, राहुल जी भी तो कैमरा लेके मंदिर जाना चाह रहे हैं। नहीं तो तस्वीर क्यों नहीं तो तस्वीर की क्या जरूरत भाई? आस्था तो घर में रखने की चीज है ना, उसका प्रदर्शन क्यों? नहीं तो मोदी जी के लिए अलग कानून होगा और हमारे लिए अलग कानून होगा। अरे तो कोई बात इन्होंने वही माना है। प्रेम शुक्ला जी, राहुल जी बोल रहे थे कि मंदिर में कैमरा लेके नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, हमारी परमिशन जो पहले दी गई थी वो परमिशन कैंसिल हुई, और उसके बाद जब दर्शन करने के बाद फोटोज की बात आई तो फोटो देने से मना कर दिया। तो क्या परेशानी थी? राहुल जी की फोटो रिलीज कराइए प्रेम शुक्ला जी। यदि राहुल, सुन लीजिए आदित्यनाथ जी की सरकार से बात करके राहुल जी राहुल गांधी, अब सुन लीजिए अनिल बाबू, सुन लीजिए, जो राहुल गांधी 2014 के पहले कहते थे
कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, आज जो मंदिर की फोटो पाने के लिए परेशान है, नाक रगड़ के रामचंद्र जी की देहरी पर आपने कांग्रेस के नेहरू से लेके सोनिया तक के जो ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा।